नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप सभी आई होप से कुशल हैं और सभी आज से अपन 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप 11th क्लास से 12th क्लास में प्रमोट हुए हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप बिना पेपर दिए पास हो गए, और आपके सीनियर के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि वो 12th से सीधे ही कॉलेज लाइफ में चले गए। तो चलिए, एक ऐसा समय चल रहा है महामारी का जिस दौर के अंदर एग्ज़ाम आपके एक मूल्यांकन के आधार पर हो रहे हैं। तो आज आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट बन चुके हो और 12th क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि अगर माइंड में ऐसी कुछ थिंकिंग है कि महामारी चल रही है, इस बार भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, अगली बार भी होंगे, तो ये गलत है। ये एक अलग मैटर है। महामारी चल रही है, एग्ज़ाम हो या ना हो, मैंने पहले भी बताया था, कोई मायने नहीं रखता है। अपन को नॉलेज लेना है, अपन को पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई आगे काम आएगी। आगे आपको कोई नहीं कहेगा कि ये बच्चा कोविड वाले टाइम में का पढ़ा हुआ है तो इसका बेस वीक हो सकता है, कोई नहीं सुनेगा आपकी। तो मेरा कहना यही है कि आप ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अपनी नोटबुक डालें और आज से नोट्स बनाना स्टार्ट करें। अपन 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आपके इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है और आपके एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो चुका है। तो कोई भी आपके जैसे नीट का पेपर है, नेवी एयरफोर्स है, इन सब में आपको पता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सिलेबस से ही आते हैं। ठीक है, तो अब आपके एनसीईआरटी सिलेबस आपके लागू कर दिया गया है, तो नीट की भी तैयारी हो गई, जेई की हो गई, एयरफोर्स की, इन सभी की तैयारी के लिए जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी 10+2 12th क्लास का, वो ही अब आपको 12th क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आप ढंग से पढ़ोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन न्यू चैप्टर। तो आपको पता है कि आपकी जो 12th क्लास की फिजिक्स है, ठीक है, आपकी इस फिजिक्स के अंदर सबसे पहला अध्याय है, उस अध्याय का नाम है चैप्टर का स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत या विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझे, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत की विद्युत क्षेत्र। यहां पर स्थिर, स्थिर का मतलब होता है जिसकी वेलोसिटी v = 0 हो, वो मूवमेंट ना करे, कांस्टेंट है, एक जगह ही स्थिर है। इस प्रकार के आवेश को आप स्थिर कह सकते हैं। तो ऐसा आवेश जो स्थिर हो, उस आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल व चुंबकीय बल के साथ साथ आप उनके कारण उत्पन्न होने वाले बलों का अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिस शाखा के कारण स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न बल और क्षेत्र का अध्ययन किया जाए, उस शाखा को स्थिर वैद्युत की कहते हैं। इस स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। तो इसका चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्थिर वैद्युत। तो आज अपन इस चैप्टर के अंदर स्थिर आवेश के कारण होने वाली घटनाओं का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, ये चैप्टर था। चैप्टर के नाम के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इस शाखा के अंदर आवेश को स्थिर माना जाएगा। अब यहाँ पर बात आ रही है आवेश। आवेश को स्थिर मानना है, लेकिन सबसे पहले ये तो पता हो कि आवेश क्या है। आवेश क्या है? आवेश क्या है अगर अपन बात करें तो
सॉरी आपने कैमरा क्लिक किया था, कहीं ऑफ तो ना हो जाए, इसलिए चलो रनिंग में ठीक है होता है। तो अपन क्या करते हैं कि अब आपके जो चैप्टर है, आपको पता है कि स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन सबसे पहले आवेश की अवधारणा कैसे हुई ये पढ़ना अपन को जरूरी है। आवेश की अवधारणा, आवेश की अवधारणा। आपको पता है कि आपने 10th क्लास के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम का नियम वगैरह, और धारा भी पढ़ी थी। धारा की परिभाषा आपने दी थी कि आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लेकिन वो आवेश क्या है उसके बारे में अपन को सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा। ये आपके 12th क्लास पढ़ने जा रहे हो या हायर स्टडी। तो आवेश क्या है? आवेश के बारे में थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया, देखा कि यदि क्लास में बैठे थे, आप बैठे हुए, एक पेन था, इस पेन को ऐसे सिर पर रगड़ा और रगड़ने के पश्चात किसी हल्की वस्तु के पास, हल्के तिनके के पास या कॉपी के पेज के पास लेके गए, तो ये उस पेज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। आप देखते होंगे पेन को ऐसे सिर से लगाने के पश्चात यदि आप उसको पेज के पास लेके जाते हो तो उस पेज को अपनी ओर आकर्षित करता है, ताकि पेज चिपक जाता है। ऐसा थेल्स ने देखा और थेल्स के देखते ही दिमाग में आया ये यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हुई, ये ऐसा क्या हुआ। थेल्स ने ये प्रक्रिया बेंजामिन नामक फ्रैंकलिन वैज्ञानिक को बताया, और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक का वैज्ञानिक ने इसको बताया। इसने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल में क्या किया कि एक ऊनी वस्त्र लिया। ऊनी जो वस्त्र है वो आपके बिल्ली की खाल हो सकती है, बिल्ली की खाल वो ऊनी होती है, तो बिल्ली की खाल को लिया और बिल्ली की खाल के ऊपर आपने की खाल, या इसको ऊनी वस्त्र भी कह सकते हैं, ऊनी वस्त्र, इस खाल से आपने क्या किया, 2 प्लास्टिक छड़ों को रगड़ा। ये दोनों प्लास्टिक की छड़ है। इन दोनों छड़ों को रगड़ने के पश्चात आपने एक आधार लिया, दृढ़ आधार। उस दृढ़ आधार पर आपने एक छड़ को धागे की सहायता से लटका दिया, ठीक, और दूसरी छड़ को इसके पास लेके जाते हैं। दोनों प्लास्टिक की छड़ है, एक को लटका दिया, एक को इसके पास लेके जाते हैं, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से दूर चली जाती है, दूर जाती है। क्या होती है? दूर जाती है। इसी प्रकार से ये एक कंडीशन ए हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या किया बेंजामिन ने कि आपके अभी बिल्ली की खाल या ऊनी वस्त्र से प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा। अब इन्होंने क्या किया, रेशम का कपड़ा लिया। किसका लिया? रेशम, और रेशम के कपड़े के साथ कांच की छड़ों का घर्षण करवाया। किसके साथ घर्षण करवाया? कांच की। पहले ऊनी की खाल, बिल्ली की खाल या ऊनी के वस्त्र पर आपने प्लास्टिक की छड़ों को घर्षण करवाया, और अब आपको क्या करना है, कांच की छड़ लेनी है और रेशम के कपड़े के ऊपर घर्षण करवाना है। सिमिलर दोनों छड़ों को इस पे घर्षण करवा के किसी एक छड़ को आधार पे लटका दिया, दूसरी वाली वही छड़ इसके पास लेके जाते हैं, तो प्रतिकर्षण हुआ। अब आपने क्या किया, कंडीशन डी में जो रेशम के कपड़े के साथ आपने
कांच की रड को रगड़ा था या घर्षण करवाया था, उस एक कांच की छड़ को आप आधार से लटका दो और दूसरी वाली कांच की छड़ इसके पास लेके आओ। सिमिलर वैसी की वैसी प्रक्रिया यहाँ पर वापिस हुई। यहाँ पर भी प्रतिकर्षण हुआ और दोनों दूर चली जाती है। तीसरी कंडीशन में बेंजामिन ने क्या किया, बेंजामिन ने कि एक आपके पास में जो आपने दो प्रोसेस किया, बिल्ली की खाल पर प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा, उन दोनों छड़ों को आपने आपस में लटका के देखा, दोनों के अंदर प्रतिकर्षण हो रहा। फिर रेशम का कपड़ा लिया और कांच की छड़ें ली, दोनों को इसके साथ रगड़ा, एक छड़ को स्वतंत्र आधार के साथ लटका दिया, दूसरी छड़ को जब इसके पास लेके जाया जाता है वापिस दोबारा प्रतिकर्षण प्राप्त हुआ। जब इसके पास लेके जाए जाते हैं तो ये वाली छड़ दूर चली जाती है और पास लेके जाते हैं दूर चली जाती है। जिस प्रकार आपने घर पे देखा होगा कि दो चुंबक आपके पास है मैग्नेट, यदि उसके नॉर्थ पोल के पास लेके जाते हैं तो वो दूर जाता है, साउथ को लेके जाते हैं तो दूर जाता है। इसी प्रकार इनके अंदर भी दूर जाने की प्रक्रिया अर्थात प्रतिकर्षण प्राप्त हुआ। सिमिलर ऐसा ही अब क्या किया, थर्ड कंडीशन में एक छड़ को वो ले ली जो ऊनी की खाल के साथ रगड़ी हुई है, एक छड़ वो ले ली जो रेशम के कपड़े के साथ रगड़ी हुई है, अर्थात एक प्लास्टिक की छड़ एक कांच की छड़। प्लास्टिक की छड़ या कांच की, दोनों में से किसी एक को स्वतंत्र आधार के साथ लटका दो, स्वतंत्र आधार के साथ ये प्लास्टिक की छड़ को लटका दिया। कांच वाली छड़ जब इसके पास लेके जाता हूं तो दोनों के बीच आकर्षण हुआ। क्या हुआ, कांच वाली छड़ को लेके गया तो आकर्षण हुआ, अर्थात दोनों एक दूसरे से चिपक गई, आकर्षण बल लगा और ये दोनों एक दूसरे से चिपक गई। यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगा, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल लगा। तो इन तीनों प्रयोगों के आधार पर आपके बेंजामिन ने स्पष्ट किया है कि जहां पर प्रतिकर्षण हुआ है उन दोनों छड़ों के ऊपर समान प्रकार का आवेश स्थित है, जहां पर आकर्षण हुआ है उन दोनों छड़ों के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो यहाँ पर यदि दोनों में क्या हुआ है, प्रतिकर्षण, दोनों छड़ें एक ही कपड़े के ऊपर रगड़ी गई है, एक ही खाल ऊनी वाली खाल पे रगड़ा है, तो जितना आवेश इस पर गया उतना आवेश उस पर भी गया है। अगर ये धनावेशित हुई तो ये भी धनावेशित हुई, अगर ये ऋणावेशित हुई तो ये भी ऋणावेशित होगी। सिमिलरली तो यहाँ पर ये अगर ऋणावेशित हुई ये भी ऋणावेशित होगी। सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि इन दोनों को आपस में घर्षण कराने पर ये ऋणावेशित होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, दूसरी वाली ये भी ऋणावेशित होगी। तो ये लो, एक ऋणावेशित छड़ को यहाँ लेके लटकाया था आपने, एक को यहाँ लटकाया था, तो जब दोनों को पास लेके जाएंगे तो आपको सबको पता है माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, प्लस माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में आकर्षण होता होगा और उसके अंदर आपके पास क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसमें क्या होगा आपके पास, प्रतिकर्षण। तो इस बात को ध्यान से गौर से देखें तो आपके इसी चीज पर अपन ने नेगेटिव आवेश माना है। सपोज दैट जिस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा था, इस रेशम के कपड़े के रगड़ने के पश्चात कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, ये माना है अपन ने, बताऊंगा कैसे हुई। तो अगर यहाँ पर धनावेशित छड़ को लटकाया, अब दूसरी वाली कांच की छड़ इसके पास लेके जा रहे हो तो इसके ऊपर भी तो क्या है, धनावेश रहेगा, ये तो इसके पास लेके जाएंगे तो प्लस प्लस है, तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, इसीलिए प्रतिकर्षण होगा। अब थर्ड प्रोसेस में अपन ने क्या किया था, एक प्लास्टिक की छड़ एक कांच की छड़ ली। प्लास्टिक वाली छड़ के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज कांच वाली छड़ पर। यदि इनको पास लेके आओगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर अपने आकर्षण होता है, ये चिपक जाती है। इन प्रयोगों के आधार पर बताया गया कि जिन दो छड़ों के अंदर
अंदर प्रतिकर्षण होता है वहां पर से जातीय तथा समान प्रकृति के आवेश पाए जाते हैं। से जातीय या समान प्रकृति के आवेश पाए जाते हैं। यहां पर भी प्रतिकर्षण हुआ है अर्थात दोनों के ऊपर समान प्रकार का आवेश है। यहां पर जैसे ऋणात्मक ऋणात्मक था, यहां पर धनात्मक धनात्मक है। इसी प्रकार से जहां आकर्षण हुआ है वहां विजातीय आवेश पाया जाता है या आपके असमान आवेश पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आवेश के अवधारणा पढ़ी। इसी आधार पर अब यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में बात। आपके पास कोई भी नाभिक है, कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर नाभिक होगा और उसके नाभिक की जो कक्षाएं हैं, ये नाभिक और इसकी बाह्यतम कक्षाएं परमाणु। यदि किसी भी पदार्थ को रगड़ा जाए तो इसकी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकले। तो जब आपने प्लास्टिक की छड़ को उन्हीं की खाल से रगड़ने पर इसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसकी भी बाह्यतम कक्षा से निकल सकता है, इसकी दोनों में से किसी के भी निकल सकता है। वो निर्भर करता है कि यहां से नाभिकीय बल है वो किसका दुर्बल बल है। अंतिम कक्षा के साथ जिसका दुर्बल बल ज्यादा रहता है, घर्षण कराने पर वो निकल जाएगा। जो घर्षण कराने के पश्चात इन दोनों में से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो आपके ऋणावेशित वस्तु बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो आपके धनावेशित वस्तु बनेगी। कैसे? सपोज देखिए इसको थोड़ा सा, आपके पास दो एटम, ठीक है, एक ये, इसके ऊपर 5 कूलम का आवेश, इसके ऊपर भी 5 कूलम का आवेश। आपने इन दोनों को घर्षण करवाया। घर्षण करवाने के पश्चात सपोज दे इसका बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर कितने बचे हैं आपके पास? यहाँ पर आपके पहले 5 थे इलेक्ट्रॉन, अब 4 ही बचे। एक इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर हो गया, एक ट्रांसफर हो गया तो बचे कितने? 4 ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अब देखो कोई भी आपके पास पदार्थ हो, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसके नाभिक में आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहेगी। तो सपोज दैट इसके अंदर 5 ही आपके इलेक्ट्रॉन थे, 5 ही प्रोटॉन थे, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 भी आपके पास प्रोटॉन थे। लेकिन अब देखो यहां में से एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन तो 4 ही बचे हैं और प्रोटॉन आपके पास कितने हैं इसके अंदर? इसमें से देखो एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो इसके अंदर 4 तो इलेक्ट्रॉन बचे हैं और प्रोटॉन कितने के कितने हैं? 5 के 5। यहां पर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है तो प्रोटॉन आप में कितने हैं? इसमें 5 के 5। प्रोटॉन तो 5 के 5 ही है इसके अंदर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उधर जाने से कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें ज्यादा है? इसमें जिसने ग्रहण किया, इसने ग्रहण किया, इसने त्यागा। ठीक है, तो ग्रहण किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? ऋणावेश। तो ये वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशी। कैसी होगी? ऋणावेशी। और जिसने आवेश को त्यागा है तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें अधिकता प्रोटॉनों की है, तो ये वस्तु कैसी बन जाएगी? धनावेशी। क्या हो जाएगी? धनावेशी। इसीलिए कहा जाता है जो
इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होता है। और इसी के आधार पर आपके बेंजामिन नामक फ्रैंकलिन ने वैज्ञानिक ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाएगा आपके पास धनावेश, दूसरा क्या हो गया बेटा ऋणावेश। ऋणावेश तो आवेशों का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है आवेशों का नामकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखें 600 ईस्वी पूर्व थेस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया, दो छड़ें ली, दोनों छड़ों को बिल्ली की खाल और रेशम के कपड़ों के ऊपर रगड़कर एक प्रयोग किया। प्रयोगों के आधार पर आवेश की अवधारणा की और बताया कि आवेश एक पदार्थ का ऐसा गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव को महसूस करता है, उसे आवेश कहते हैं। ये आपके आवेश की अवधारणा थी। अब इसके बारे में अपन आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे, आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आवेशों का नामकरण कैसे हुआ और आवेशों का नामकरण बेंजामिन नामक फ्रैंकलिन ने किया और उसने दो प्रकार के आवेश बताए, धनावेश ऋणावेश। कैसे ये भी पता लग गया, जब दो वस्तु जैसे सपोज है दोनों के अंदर समान चार्ज आवेश माना 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 प्रोटॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, घर्षण करवाने पर कोई एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। सपोज दैट इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर गया तो यहाँ पर 5 थे, एक ये आ गया तो कितने 6 हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण ये ऋणावेशित हो जाएगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पहले इलेक्ट्रॉन 4 ही बचे, प्रोटॉन 5, प्रोटोनों की अधिकता होगी तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? आपके धनावेशित कहलाएगी। इस दर्शन के आधार पर आपने सीखा है आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित। ओके, थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बड़े अच्छे से देखें, पढ़े, फिर अपन कल आवेश के गुणधर्मों के बारे में, आवेशन की विधियां कंटिन्यू ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।